तो ये था हमारा प्ले आर्म्स एंड द मैन का एंड। आई होप आपको समरी समझ आई होगी। अब एग्जाम में आप इसको कैसे अटेंड करेंगे, कैसे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उसको आप अटेंड कर पाएंगे, वो मैं चीज़ें आपको समझा देती हूँ और उसके लिए आपको थीम्स समझनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे प्ले की थीम्स। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ लिखा है आंसर राइटिंग एंड थीम्स, यानी कि जो आपकी आंसर राइटिंग होगी, यानी कि एग्जाम में आपको कैसे आंसर लिखना है, कैसे अटेंड करना है, वो सारा पार्ट थीम्स के साथ ही कवर अप हो जाएगा। तो देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन आता है इस नोवेल से रिलेटेड आपके एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको राइटर के बारे में लिखना है, फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, तो हमारे राइटर कौन है आपको पता है, G.B. शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में आप फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे और उसमें आप क्या लिखेंगे कि उन्होंने ये प्ले क्यों लिखा और कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो इसमें उन्होंने हाईलाइट करना चाहे। क्योंकि ये बात शायद आपको पता हो या ना पता हो कि आंसर में ना आपको स्टोरी नहीं लिखनी होती है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की आप उसमें स्टोरी उतार दो, ऐसा नहीं होता है। एटलीस्ट 5 to 6 पेजेस का आपका आंसर रहना चाहिए। वो मार्क्स के ऊपर डिपेंड रहता है। 20 to 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने भी नहीं होते हैं। अगर 6 क्वेश्चन आए हैं तो मैक्सिमम 4 आपको अटेंड करने होते हैं। 5 आए हैं तो मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होते हैं। ठीक है, और वो भी आपकी चॉइस के ही रहते हैं। तो अगर आप इसका आंसर लिखेंगे कोई भी, फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी ऑलवेज अबाउट G.B. शॉ। शॉ के बारे में आप लिखेंगे। ठीक है, प्ले उन्होंने कब लिखा, कब पब्लिश हुआ और क्या आइडियोलॉजी के साथ उन्होंने ये लिखा, वो सारी बातें आपको आपके कॉलेज बुक्स में मिल जाएंगी। अब सेकेंड पैराग्राफ से आप क्या लिखेंगे, और हाँ, आंसर के एंड में, सबसे एंड में आपको एक कंक्लूजन जरूर देना है कि आपने पूरी स्टोरी पढ़ी। ओके, अब कंक्लूजन में आपको लिखना है कि स्टोरी स्टडी करने के बाद आपके खुद के क्या विचार हैं, आपके खुद की क्या आइडियोलॉजी है नोवेल के बारे में। तो वो कंक्लूजन आप अपने आंसर के लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले आप क्या लिखेंगे आंसर में, पैराग्राफ लिखेंगे किसके बारे में, राइटर के बारे में, फर्स्ट पैराग्राफ। और जो आपका लास्ट का रहेगा, आपका जो आंसर का एंडिंग रहेगा, वो रहेगा एक कंक्लूजन के साथ। ठीक है, कि आपकी खुद की क्या आइडियोलॉजी है नोवेल के बारे में। अब ये जो बचा बीच का भाग, इस बीच के भाग में ना आपको कोई ना कोई थीम्स एनालाइज करनी है। ठीक है, इन चारों में से आप कोई भी एक थीम्स यहाँ एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन इन चारों में से किसी एक को भी सिलेक्ट करने के लिए आपको क्वेश्चन अच्छे से स्टडी करना होगा कि भाई क्वेश्चन में क्या मेन चीज पे हाईलाइट देकर वो आपसे क्या पूछ रहा है। जब आप वो चीज पहचान जाएंगे क्वेश्चन में, तब आप इन चारों में से कोई भी एक थीम को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो हमारी फर्स्ट थीम है डिसइल्यूशनमेंट विद वार। डिसइल्यूशनमेंट क्या होता है, निराशा। तो बच्चों, विद वार, निराशा किसके साथ, वार के साथ। तो बच्चों देखो, वार जब भी होती है, जब कभी भी युद्ध होता है, लड़ाइयाँ होती है, तो उसका रिजल्ट जो होता है वो हमेशा निराशा ही रहता है। ठीक है, क्योंकि युद्ध में कितना नुकसान होता है, कितने लोग मरते हैं, कितना फाइनेंशियली भी लॉस रहता है। तो जब भी कोई वार का रिजल्ट आप लिखोगे किसी भी बारे में, तो वो हमेशा कभी भी वो हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकता किसी भी वार का। ठीक है, तो इस चीज को आप यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने वर्ड्स में। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रोमांटिक लव। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, जटिलता। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट मैं रिमूव कर रही हूँ। देखो, जब भी आप कोई प्यार किसी से करते हो और उसे पाना चाहते हो, तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम तो फेस करनी होगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे हीरो हीरोइन का ही प्यार ले लीजिए। यहाँ पे आप एग्जांपल देंगे सर्जियस और किसका, रैना का लव। ठीक है, बेशक ये लव इन दोनों का एक दूसरे के प्रति नहीं था, लेकिन ये जो रैना है ना, ये इतनी ज्यादा भोली है, इतनी ज्यादा कंफ्यूज थी खुद ही कि भाई मैं अपने लाइफ में किसको सिलेक्ट करूं, सर्जियस को सिलेक्ट करूं या फिर ब्लंट स्टडी को सिलेक्ट करूं। ठीक है, तो ये खुद ही अपनी फीलिंग्स में कंफ्यूज हो चुकी थी कि मैं अपने मंगेतर से शादी करूं या इससे शादी करूं जिसकी तरफ मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हूं। तो अपने प्यार को पाने में इसने भी जटिलता को फेस किया, कॉम्प्लेक्सिटी को इसने भी फेस किया। ठीक है, एक सही डिसीजन लेने में इसे टाइम लगा। और सर्जियस को भी नहीं पता था कि वो रैना से शादी करने जा रहा है, लेकिन एंड में वो किसी और से ही शादी कर लेगा। और वो कौन थी, लौका।
तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लव में आप इन दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट थीम है हमारी इग्नोरेंस और नॉलेज। ठीक है, इग्नोरेंस में जो है आप लौका को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे उसने पूरे प्ले में अपने मंगेतर निकोला को इग्नोर किया अपनी बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी करने के लिए। ठीक है, वो हमेशा उसे उसकी जगह दिखाती रहती थी कि भाई तुम तो अपनी जिंदगी हमेशा नौकर बन के ही जियोगे, लेकिन मैं तुम्हारी तरह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। बेशक मैं अभी नौकरानी हूँ, लेकिन मैं पूरी उम्र नौकरानी बन के नहीं रहने वाली। तुम देखना मैं अपने ऊंचे ऊंचे ख्वाब जरूर पूरे करूंगी। ठीक है, और आप इग्नोरेंस में जो है रैना और सर्जियस इनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे रैना ने इग्नोर किया सर्जियस को और किसको एक्सेप्ट किया, ब्लड्सटली को। ठीक है, और ऐसे ही सर्जियस जो है लौका की खूबसूरती में पागल हो गया था, इसलिए उसने भी रैना को इग्नोर करना ठीक समझा। नॉलेज जो है आप थर्ड एक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, एक्ट 3, क्योंकि एक्ट 3 में ही हमारे सारे कैरेक्टर्स को नॉलेज हो गई थी, ज्ञान हो गया था कि वो किसके लिए बने हैं। ठीक है, राइट। सर्जियस को पता चल गया था कि भाई मैं सिर्फ लौका के साथ खुश रह सकता हूँ, और इधर रैना को भी पता चल गया था मेरे दिल में जो फीलिंग्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड्सटली के लिए है। ठीक है, और मेजर पेटकॉफ इनको भी ये नॉलेज हो गया था कि जो मेरी बेटी है वो ब्लड्सटली से ही शादी करना चाहती है। ठीक है, यानी कि एक्ट 3 ऐसा एक्ट है जो नॉलेज का एक्ट है, वो उसमें हर एक कैरेक्टर को अपने बारे में नॉलेज हो चुकी थी कि वो क्या चाहते हैं। और लास्ट है हमारा रियलिटीज ऑफ लव एंड वार। रियलिटी ऑफ लव एंड वार, आई थिंक अब आप ये थीम भी अच्छे से खुद के शब्दों में एक्सप्लेन कर लेंगे, क्योंकि रियलिटी ऑफ लव में क्या निकला, शुरू में तो हमें शो किया गया था एक्ट 1 में कि सर्जियस और ये रैना ये दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये दोनों शादी करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन एक्ट 3 में क्या हुआ, ठीक उल्टा ही हो गया, इन दोनों ने एक दूसरे को रिजेक्ट कर दिया। राइट, तो रियलिटी ऑफ लव यानी कि एंड में रैना ने अपने प्यार को पहचान लिया और एंड में सर्जियस ने भी अपने प्यार को पहचान लिया। यानी कि सारी थीम्स में मींस घुमा फिरा के मोस्टली एक ही बात है। ओके, आपको सिर्फ उसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना होगा अच्छे से। तो बच्चों ये था हमारे प्ले का एक्सप्लेनेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक बारीक डिटेल के साथ, जिसमें मैंने आपको बताया कैरेक्टर, समरी, थीम्स और एग्जाम में आप कैसे आंसर अटेंड करेंगे वो सब बातें। आप और भी नोवेल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं जो मैंने रेडी कर रखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, प्लेलिस्ट भी है, आप प्लीज चेक करिएगा। और भी कोई नोवेल हो जो आप चाहते हो मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूं तो आप उस नोवेल या पोएम का नाम कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि ये भी एक रिक्वेस्टेड नोवेल था। राहुल गुप्ता और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस नोवेल को रिक्वेस्ट कर रखा था ऑलरेडी। तो अभी रिसेंटली नाम मुझे राहुल गुप्ता जी का ही याद है, और बाकी मैं जो है इन चारों टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप इन चारों टॉपिक में से किसी एक में भी इंटरेस्ट है या आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। कमेंट में जरूर बताइएगा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। Subscribe my channel and don't forget to click on the bell icon.